भाजपा के रास्ते का रोड़ा बन चुकी हैं, इसलिए उन्हें मंजूर नहीं है। आज देश में किसकी सरकार है? आज अगर कहीं हिंसा हो रही है या देश की सब चीजें बर्बाद हो रही हैं, मीडिया चीख रहा है, अर्नब गोस्वामी जैसे लोग चीख रहे हैं, तो दोषी कौन है? किसकी जिम्मेदारी, किसको कार्रवाई करनी है? 1984 में और सबसे ज्यादा संघ भाजपा के लोगों में एक उत्साह इस तरीके का था कि शायद अब, क्योंकि राजीव जी का राजनीति में इंटरेस्ट नहीं था बिल्कुल भी, और सोनिया जी कभी नहीं चाहती थी कि राजीव जी हिंदुस्तान की राजनीति में कदम रखे, खासतौर से 1984 इंदिरा जी के असैसिनेशन, हत्या के बाद भाजपा में जश्न होना स्वाभाविक था। अर्नब गोस्वामी ने अपने रिपब्लिक टेलीविजन के ऊपर महाराष्ट्र पालघर के जो हुआ, बहुत शर्मनाक हुआ जो कुछ भी हुआ है, उसके ऊपर पूरा एक डिबेट किया, उसे कम्युनल किया, उसे सांप्रदायिक किया, उसे धर्म से जोड़ दिया, और कांग्रेस की अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी को लेकर जितनी अभद्रता वो कर सकते थे उन्होंने वो की। लोग चाहते थे कि पालघर महाराष्ट्र में 3 लोगों को, 3 इंसानों को एक भीड़ ने मार डाला। भीड़ ने 3 इंसानों को मार डाला। कानून को अपना काम करना चाहिए था और कानून अपना काम कर भी रहा है। लोग चाहते थे कि जो 3 इंसान मर रहे हैं उनमें इंसान से ज्यादा उनका धर्म पहले देखा जाए, उनके कपड़े देखे जाए, उनका धर्म देखा गया, उनका पहनावा देखा गया और उन्हें पहचाना गया कि वो हिंदू साधु संत हैं। लेकिन मारने वाले कौन है इस पे सोचें, उसकी जांच हो। उससे पहले जितने भी लोग थे वो उसे पूरी तरह सांप्रदायिक रंग देने, हिंदू मुस्लिम देने शुरू हो गए और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना उन्हें मौका मिल गया था कि इस मौके से हाथ से नहीं जाना देना है, और उन्होंने बिना इसकी जांच हुए, बिना सच्चाई सामने आए हुए इस पे ये फसाद फैला दिया कि एक धर्म के लोगों ने भीड़ में शामिल होकर दूसरे धर्म के लोगों को मार डाला है। लेकिन सच्चाई सामने आ चुकी है। 101 लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज हो चुकी है और 101 लोग जिन पे एफआईआर दर्ज हुई है, जिन्हें गिरफ्तार कर लिया जा चुका है, वो उसी धर्म के हैं जिस धर्म के ये 3 लोग मार दिए गए हैं। महाराष्ट्र गवर्नमेंट में तुरंत कार्रवाई करते हुए 101 लोगों पर एफआईआर दर्ज किए, उन्हें गिरफ्तार कर लिया, और मैं पूरी उम्मीद करती हूं महाराष्ट्र सरकार बिना समय व्यर्थ किए फास्ट ट्रैक कोर्ट, जी हां, फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस मामले को चलाए और 3 महीने से 6 महीने के अंदर इन सभी 101 लोग जो उसी सेम धर्म के हैं, भीड़ बनकर मार दिया गया, उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। कानून किसी का धर्म, किसी की जाति, किसी की भाषा, किसी का पॉलिटिकल एफिलिएशन बिल्कुल नहीं देखना चाहिए और होनी चाहिए, और उम्मीद है ये कार्रवाई महाराष्ट्र की सरकार जरूर करेगी। अब बात आती है अर्नब गोस्वामी ने बस जैसे ही पता लगा एक मौका हाथ में लगा है, उसे वो जाने नहीं देना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने एक डिबेट बुलाई जिसमें साधु संत और हर एक को बुलाकर बैठा लिया, और बिल्कुल एग्रेसिव होकर अर्नब गोस्वामी ने सोनिया गांधी तक के ऊपर गाली गलौज करना शुरू कर दिया। आज सोनिया गांधी जी की उम्र 73 है। इस साल 74 साल की सोनिया गांधी जी पूरी हो जाएंगी। 1968, आज से 53 साल पहले हिंदुस्तान की वो बहू बनकर इस देश में आई थी। एक स्पीच है उनका जो आज बहुत वायरल हो रहा है, क्योंकि बात सोनिया गांधी जी के ऊपर अर्नब गोस्वामी ने उठाई है, और मैं सभी से कहूंगी, बेटी बहू बनती है, और जब बेटी बहू बनकर किसी के घर जाती है तो माँ और पिता उसे बताते हैं कि जिस दरवाजे पे तेरी डोली जा रही है उसी दरवाजे से तेरी अर्थी उठनी चाहिए। अब हम नहीं, वही तेरे माँ बाप हैं, वही तेरा भाई बहन, और तेरा नाम तक बदल दिया जाता है, पहचान बदल दी जाती है। सबसे पहला काम यही होता है। लेकिन सोनिया गांधी जी की एक स्पीच आपको मैं जरूर सुनाऊंगी, सिर्फ 2 मिनट की है, सुनिएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वायरल किया जाएगा, क्योंकि अभी कुछ और बातें हैं। क्योंकि सोनिया गांधी जी के साथ मैंने बहुत करीबी से काम किया, मुझे नहीं मालूम बहुत कितने लोगों को श्रीमती सोनिया गांधी जी के साथ उठने बैठने का, बात और काम करने का मौका मिला है। मैं उन भाग्यशाली लोगों में से हूँ, और बहुत बार महसूस करती हूँ कि शायद उतने भारत के रीति रिवाज, संस्कार, पहनावा शायद मुझे नहीं आता जितना हिंदुस्तान की संस्कृति में वो ढल गई है पूरी तरीके से। एक उनका भाषण है, भावुक करने वाला है, सुनाऊंगी, सुनिएगा जरूर। Yes, I was born in Italy. I came to India in 1968
as the daughter-in-law of Indira Gandhi. Yes, I have spent 48 years of my life in India. This is my home. This is my country. I was born to proud and honest parents. I will never be ashamed of them. The Prime Minister can sing to whichever text he wishes to challenge my integrity, but he cannot take the truth away from my commitment and my love for India. And it is here that my ashes will mingle with those of my loved ones. आपने कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी को सुना, क्या कहा उन्होंने कि मैं इटली से भारत में भारत की बहू बनकर आई, और 48 साल जब वो भाषण दे रही थी तब 48 साल हुए थे, अभी तो 53 ईयर्स 53 साल 50 साल से ऊपर हो चुके हैं। उन्होंने कहा मैं इस देश में आई, इस देश की नागरिकता उन्होंने ली, और उन्होंने ये कहा इस देश में से अब मेरी जो अंतिम सांस है वो इसी हिंदुस्तान की धरती पर लेंगी। उन पे जितने भी तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, मैं कहती हूँ बहादुर महिला हैं, बहुत से बात हम पर बहुत से बातें की जाती हैं, कीचड़ उछाला जाता है, अभद्र भाषा, हम विचलित हो जाते हैं, लगता है सब छोड़कर भाग जाएं, पर बहादुर महिला है श्रीमती सोनिया गांधी जी। मैं आपको याद दिलाती हूँ, एक बार नहीं बहुत बार उनके सामने चुनौतियां आई। 1968 में जब वो भारत की बहू बनकर हिंदुस्तान में आई थी, शादी को भी 23 वर्ष भी नहीं हुए थे, जी हाँ 23 साल भी नहीं हुए थे। 1991 में श्री राजीव गांधी जी इस देश के लिए शहीद हो गए। उससे पहले 1984 में एक बहू के तौर पर सोनिया गांधी जी इंदिरा गांधी जी के साथ ही रह रही थी और उनकी पूरी देखभाल कर रही थी। जब भी राजीव जी बाहर जाते थे तो अधिकतर सोनिया गांधी जी इंदिरा गांधी जी के साथ रहती थी। और 1984 में जब इंदिरा गांधी जी के ऊपर हमला हुआ जिसमें उनकी जान भी चली गई, तब उनके साथ कोई था तो श्रीमती सोनिया गांधी जी थी। उन्हें अपनी गोद में लिया, अस्पताल की तरफ दौड़ी और वहां इंदिरा जी ने अंतिम सांस ली। डर गई थी सोनिया गांधी जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत बातें होने लगी 1984 में, और सबसे ज्यादा संघ भाजपा के लोगों में एक उत्साह इस तरीके का था कि शायद अब, क्योंकि राजीव जी का राजनीति में इंटरेस्ट नहीं था बिल्कुल भी, और सोनिया जी कभी नहीं चाहती थी कि राजीव जी हिंदुस्तान की राजनीति में कदम रखे, खासतौर से 1984 इंदिरा जी के असैसिनेशन हत्या के बाद। भाजपा में जश्न होना स्वाभाविक था, उनको लग रहा था कि उनकी राह का कांटा निकल गया है। लेकिन 1984 में इंदिरा जी के बाद राजीव जी को मनाया गया, सोनिया जी के मना करने के बावजूद, क्योंकि उन्हें चिंता थी, उनके सामने उनके इंदिरा जी ने प्राण त्यागे थे और राजीव जी की भी जान को खतरा था, उनके परिवार को खतरा था, उन्हें ऐसा लगने लगा था। लेकिन पूरी कांग्रेस ने एकजुट होकर राजीव गांधी जी को प्रधानमंत्री की शपथ दिलाई और वो 1984 इंदिरा जी के बाद देश के प्रधानमंत्री बने। लेकिन सोनिया जी ने साथ नहीं छोड़ा, पूरी अफवाहें फैला दी गई 1984 के बाद कि अब राजीव जी का राजनीति में इंटरेस्ट नहीं है, सोनिया गांधी जी ने राजनीति में आने नहीं देना चाहती। अब राहुल जी की उम्र 14 साल थी और प्रियंका गांधी की उस समय उम्र 12 साल थी। ये अब देश छोड़कर, देश का सारा खजाना देश को लूट कर भाग जाएंगे। ये उस समय जो है अफवाहें फैलाई जाती थी संघ और भाजपा के द्वारा कि बदनाम किया जाए, नहीं ये भागने वाले हैं, लेकिन वो भागे नहीं। राजीव जी ने जिम्मेदारी ली, देश की बागडोर अपने हाथों में ली, और उसके बाद जो किया राजीव जी ने, उसे सोनिया जी को भी देखकर गर्व होने लग गया कि युवाओं में जो है 21वीं सदी की बात करना, कंप्यूटराइजेशन का दौर लाना, पंचायती राज लाना, महिलाओं के लिए आरक्षण लाना और बहुत सी क्रांतियां राजीव जी ने जब लानी शुरू की तो सोनिया गांधी जी का भी विश्वास जो है वो वापस आने लग गया और वो ताकत बनकर राजीव जी के साथ खड़ी होगी। पर कुछ ही साल में दूसरा टेन्योर मिलता, उससे पहले 1991 में राजीव जी भी इस दुनिया से चले गए। उस समय राहुल जी की उम्र लगभग 20 साल और प्रियंका जी की उम्र 18 साल रही होगी। फिर वही दोबारा अफवाहें फैलाई गई संघ भाजपा के, उनको लगा एक बार फिर उनके राह का कांटा निकल चुका है और ये कहा गया कि अब ये सोनिया गांधी अपने बच्चों को लेकर देश का खजाना लूट कर देश से भागने वाली है। फिर यह अफवाह फैलाई गई दूसरी 84 के बाद 91 में, पर ऐसा हुआ नहीं, ऐसा नहीं हुआ।
ये सच्चाई है कि सोनिया गांधी जी ने इंदिरा जी और एकदम राजीव जी कुछ ही 7-8 साल के बीच में दो बड़े हादसे हुए, दो बड़ी शहादतें हुई, और जिससे वो स्वाभाविक है, एक माँ थी, अकेली रह गई थी, एक डरना स्वाभाविक था। हिंदुस्तान की राजनीति किस तरफ जा रही थी, उन्होंने अपने आप को हिंदुस्तान की राजनीति कांग्रेस से पूरी तरह से 1991 के बाद काट लिया और पूरी तरह अपनी घर गृहस्थी और भाजपाई पूरे 7-8 साल तक संघ के लोग अफवाह फैलाते रहे कि ये भागेंगी, जाएंगी, पर ऐसा हुआ नहीं। मुझे याद है 1997 कांग्रेस प्लेनरी सेशन कलकत्ता में हुआ था। मैं उस समय लगभग 21 वर्ष की थी, पर NSUI नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया कांग्रेस के छात्र संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्ष थी, और मैं भी कांग्रेस के उस प्लेनरी सेशन कलकत्ता के मंच पर थी जहां पर श्रीमती सोनिया गांधी जी को पूरी कांग्रेस ने आह्वान कर आने के लिए आमंत्रित किया था। और श्रीमती सोनिया गांधी जी 1997 में कांग्रेस के इस मंच पर आई। वहां उन्होंने पहली बार 1991 के बाद 97 में पहली बार वो पब्लिक में आई और उन्होंने वहां पर कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता ग्रहण किया। 1998 में उस समय भी कांग्रेस के छात्र संगठन की NSUI की राष्ट्रीय अध्यक्ष थी। वो जो दौर था कि कांग्रेस बिल्कुल नीचे की तरफ जा रही थी, संगठन का कुछ पता नहीं था, देश की सरकारों में पता नहीं कितने प्रधानमंत्री जो है वो एक के बाद एक बदल रहे थे, अस्थिरता का दौर था। और उस समय श्रीमती सोनिया गांधी जी से 1998 में कांग्रेस की कमान संभालने के लिए कहा गया, क्योंकि देश के लिए कांग्रेस का एक रहना, कांग्रेस का मजबूत रहना बहुत जरूरी था। और कांग्रेस को एक रखने का काम, मजबूत करने का काम और आगे ले जाने का काम अगर कोई कर सकता था तो वो श्रीमती सोनिया गांधी जी। ये कांग्रेस की एक विश्वास था। मैं उस दौर में NSUI राष्ट्रीय अध्यक्ष थी, इसलिए बहुत करीबी से उस सारे घटनाक्रम को मैं देख रही थी। और सोनिया गांधी जी ने उस समय मान लिया, तैयार हो गई कि मैं कांग्रेस की जिम्मेदारी लेने को तैयार हूं, बट चुनाव के माध्यम से। लोगों ने कहा चुनाव की जरूरत नहीं है, आप बस कांग्रेस के अध्यक्ष पद ले लीजिए, लेकिन उन्होंने चुनाव के माध्यम से कांग्रेस का पहली बार 1999 के अंदर कांग्रेस की 1998 में कांग्रेस के अध्यक्ष बनने का फैसला किया और चुनाव हुआ। कांग्रेस के भीतर चुनाव हुआ और जतिन प्रसाद उत्तर प्रदेश के बहुत कद्दावर नेता थे कांग्रेस के, उन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षा सोनिया गांधी जी के सामने नामांकन दाखिल किया। चुनाव हुआ कांग्रेस के अंदर और श्रीमती सोनिया गांधी जी कांग्रेस की अध्यक्ष चुनकर आई। लेकिन जतिन प्रसाद जी का क्या हुआ? सोनिया गांधी जी की एक खुली सोच का ही नतीजा था कि उन्होंने कहा जतिन प्रसाद जी, आपके पास एक लंबा अनुभव है, कांग्रेस की आपने सेवा की है, मैं चाहती हूँ कि आप उनकी मेरी टीम में रहेंगे, सोनिया गांधी जी ने कहा। और जतिन प्रसाद जी ने इसे माना और कांग्रेस की अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी बनी। और जतिंद्र प्रसाद जी उस समय वाइस प्रेसिडेंट कांग्रेस के चुने गए। 99 का चुनाव आ गया। अब श्रीमती सोनिया गांधी जी के पास था कि आपको कांग्रेस का तो अध्यक्ष का चुनाव आपने लड़ा, चुनकर आई, आपको लोगों ने मत वोट दिया, जिताया, अब आपको देश का भी चुनाव लड़ना चाहिए। चाहे तो अपर हाउस में वो रह सकती थी राज्यसभा से, लेकिन नहीं, उन्होंने चुनाव लड़ना चुना और अमेठी से 1991 का पहला चुनाव लड़ने के लिए गई। तब क्या हुआ? क्या रास्ता आसान था सोनिया गांधी जी के लिए? नहीं, बिल्कुल आसान नहीं था। 1991 में जब उन्होंने 1999 में जब पहला चुनाव अमेठी से नामांकन दाखिल किया, तो दूसरा नामांकन उन्होंने कर्नाटका के बल्लैरी से भी फाइल किया। ये पहला चुनाव था श्रीमती सोनिया गांधी जी का। फिर संघ और भाजपा को लगा, 84 में लगा था कांटा निकल गया, नहीं निकला। 1991 में उनको लगा कि राजीव जी के जाने के बाद कांटा निकल गया, लेकिन कांटा नहीं निकल रहा था। अब सोनिया गांधी जी आ गई हैं, जो पूरी कांग्रेस को एक रखते हुए चुनाव के मैदान में खड़ी थी। श्रीमती सोनिया गांधी जी, और उस समय मैं याद करती हूँ स्वर्गीय आदरणीय श्रीमती सुषमा स्वराज जी को भाजपा और संघ ने सोनिया गांधी जी के सामने खड़ा करने के लिए अपनी सबसे कद्दावर नेता श्रीमती स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी को चुना। सुषमा स्वराज जी को लगा अमेठी तो शायद संभव नहीं हो पाएगा क्योंकि कांग्रेस का एक गढ़ रहा है, लेकिन बेल्लेरी से, कर्नाटका से उन्होंने श्रीमती सोनिया गांधी जी के सामने चुनाव लड़ने की चुनौती को स्वीकार कर लिया। और इस बात को उन्होंने कहा, अगर गूगल करेंगे, कि अगर वो चुनाव हार जाती हैं, अगर सोनिया गांधी जी चुनाव जीतती हैं और प्रधानमंत्री बन जाती हैं, उन्हें ऐसा लग रहा था, तो वो अपना सर मंडवा देंगी और वो जमीन पर सोएंगी। बहुत बड़ी घोषणा उन्होंने की थी कि अगर वो चुनाव हारी तो वो अपना सर, सुषमा स्वराज जी ने कहा, सर मंडवा देंगी और जमीन पर सोएंगी। और नतीजा क्या आया? श्रीमती सोनिया गांधी जी 1999 का अमेठी और बेल्लेरी कर्नाटका का चुनाव भारी बहुमत से जीत गई और सुषमा स्वराज जी, भाजपा संघ की पूरी हार वहां पर हुई। ये चुनौतियां थी।
कांग्रेस के अंदर भी उनको चुनौती आई थी जब 1999 में चुनाव जीत कर आई, 1998 में अध्यक्ष बने, तब शरद पवार जी और हमारी सांगमा जी तो रही नहीं अब दुनिया में, तारिक अनवर जी, इन लोगों ने काफी विरोध किया था। उन्हें लगता था सोनिया जी अध्यक्ष बन गई हैं तो सोनिया जी प्रधानमंत्री की भी दावेदारी करेंगी, इसीलिए उन्होंने उसका विरोध किया। और विरोध के चलते, क्योंकि सोनिया जी चुनकर आई थी, अध्यक्ष बनी थी, देश का चुनाव जीता था 1999 का उन्होंने 2 जगहों से, उसके बाद पार्टी के अंदर अनुशासनहीनता के तौर पर से देखते हुए तीनों नेताओं को पार्टी से बाहर कर दिया गया। और उसके बाद सिलसिला आगे बढ़ा। 99 की आपको मैंने बात बताई कि किस तरह से वो हरा कर आई और नेता विपक्ष के तौर पर 1999 के चुनाव के बाद नेता विपक्ष के तौर पर श्रीमती सोनिया गांधी जी ने संसद के अंदर जिम्मेदारी संभाली। और 1999 के बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार बनी। और अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो सोनिया गांधी जी के साथ जो संस्कारों की बात करते हैं, हिंदू रीति रिवाजों की बात करते हैं, बहू और बेटियों की बात करते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी की बहुत तस्वीरें आपको सोनिया गांधी जी के साथ दिखेंगी कि कितना सम्मान करते थे वो एक महिला का, एक नेता के तौर पर। और कभी उन्होंने उनके व्यक्तिगत जीवन पर जो है उंगली शायद कभी उठाई हो। अगर आप तस्वीरें देखेंगे, एल के अडवाणी जी हों, आपके अटल बिहारी वाजपेयी जी की सोनिया जी के साथ एक सम्मान था। लेकिन आज जितना स्तर नीचे गिर सकता है उसे गिराने की कोशिश की जा रही है, बदनाम करिए, क्योंकि कांटा एक ही दिख रहा है। तस्वीरें हैं मेरे पास सोनिया जी की, ये किताब है जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी और अडवाणी जी और बड़े नेताओं के साथ सोनिया जी के कैसे संबंध रहे जब वो नेता विपक्ष थी और अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री थे, कितना सम्मान था उन्हें। 1999 के बाद जो है अगला चुनाव 2004 का आया। सोनिया गांधी जी की अध्यक्षता में चुनाव लड़ा गया, लड़ा ही नहीं गया, जीता गया। अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार हार गई और 2004 में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। अब यहाँ पर देखना था कि कांग्रेस के अंदर से आवाज उठी कि श्रीमती सोनिया गांधी जी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए। ये 2004 की बात कर रही, जो भाजपा हार गिर कांग्रेस ने वापसी की थी। अब फैसला सोनिया गांधी जी को करना था। पूरी कांग्रेस चाहती थी कि सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया है और ये वापसी उनकी वजह से संभव हुई है। 7 साल 8 साल के बाद वो वापसी हुई थी पीवी नरसिम्हा राव जी की सरकार के बाद। तो सोनिया जी को पदभार संभालना चाहिए, पर सोनिया गांधी जी ने भावुक एक भाषण दिया और सबकी बात को सुना और फैसला लिया कि नहीं, मैं प्रधानमंत्री नहीं बनूंगी। प्रधानमंत्री के नाम के तौर पर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का नाम श्रीमती सोनिया गांधी जी ने आगे किया। ये त्याग श्रीमती सोनिया गांधी जी में है। ये बलिदान इंदिरा जी और राजीव जी के बाद हिंदुस्तान की ज़मीन से जुड़े रहना और इस तरह के भाषण जो आपको मैंने शुरू में सुनाए हैं कि उन्होंने कहा है, मुझे गर्व है अपने माता पिता के ऊपर जिन्होंने मुझे जन्म दिया। 1968 में मैं वहाँ से भारत बहू बनकर आई और आज मैं अपनी पूरी ज़िंदगी 50-53 साल मैंने दिए हैं और अब मेरी यहीं पर जो है मैं चाहती हूँ वो अंतिम सांस ले। 73 साल की हो चुकी हैं। ये त्याग, ये बलिदान, मैं सोनिया गांधी जी से मुझे नहीं मालूम, मैंने कहा आप लोगों को कितनी बार मिल चुके हैं। मैं 1997 में जब उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता ली, मैंने उसकी राष्ट्रीय अध्यक्ष थी, बहुत करीब से उस दौर को देखा। 1998 में जब वो कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष थी तब भी मैं NSUI की राष्ट्रीय अध्यक्ष थी। उनके साथ मुझे काम करने का मौका मिला और मुझे बहुत बार मैं कह रही हूँ किस तरीके से मेहमान नवाजी की जाती है, संस्कार क्या है, पहनावा, खान पीन, इवन की हर चीज़ को लेकर उनकी रगों में वो चीज़ें बसी हुई थी। और बहुत बार महसूस होता था उनके पहनावे को देखकर कि हमसे ज़्यादा तो भारतीय ये हैं, हमसे ज़्यादा तो भारत के लिए एक दर्द, एक प्रेम और जो आधा चीज़ें राजीव जी और इंदिरा जी छोड़ गए, उस इंदिरा जी इस देश के लिए आगे ले जाने का एक जज्बा रखती हैं। और इतने लांछन, इतनी बुरी अभद्र भाषा सुनने के बावजूद भी उनके पांव डगमगाए नहीं। आरोप लगते थे देश छोड़कर भाग जाएंगी, देश का खजाना लेकर भाग जाएंगी, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। 7 चुनाव लड़े और 7 के 7 चुनाव आज तक श्रीमती सोनिया गांधी जी हारी नहीं है। चाहे वो अमेठी हो, रायबरेली हो, बेल्लेरी से चुनाव लड़ा हो, 99 का, 2004 का, 2008 का, 2014 का, 2019 तक का चुनाव सोनिया जी लड़ी, लोकतांत्रिक तरीकों से लड़ी और जीतती आई। सलाम है इस महान महिला को, श्रीमती सोनिया गांधी जी को।